पीपल, जो लोग हमारे आसपास हैं, उनसे कैसे हम डील करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमें जिंदगी को जीना कैसे है। अक्सर लाइफ में बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं। हम, हो सकता है बहुत ही पॉजिटिव लोग हमारे कांटेक्ट में आए, और कई बार ऐसे भी होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कभी कभार नेगेटिव लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में उनसे कैसे डील किया जाए, अ, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में है या इस दौरान जब हम घरों में बंद है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके भी केस आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा लोग घर के अंदर हैं और लंबे समय तक उनको साथ रहना है, तो एक आपस में ऐसी आदत नहीं रही कि बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहें, तो उस सिचुएशन उनके लिए अलग तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि जो एटर्नल प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के साथ, वो है कि वो अपने जो वेकिंग आवर्स है उनको कैसे स्ट्रक्चर करे, उनको कैसे वो जिए। तो इस पर चर्चा हम करेंगे लाइफ कोच और नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा जी के साथ, और साथ ही हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बता दें कि हम लगातार आपसे जुड़े हुए कार्यक्रम जो आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं, जो हमारे व्यूअर्स को कनेक्ट करते हैं, उनसे, उन विषयों पर हम कार्यक्रम, प्रोग्राम्स लगातार करते रहते हैं जिनसे हमारे व्यूअर्स कनेक्ट करें। तो अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए। तो शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस जो हमने कार्यक्रम का विषय रखा कि द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, क्या है ये कला? पूर्णिमा जी, इस संसार में हर आदमी जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट इल्यूशंस पैदा करना शुरू कर देता है, और वो उस इल्यूशन के अंदर ही उसका जीवन जो है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने लग जाता है। देखिए, वास्तव में जीवन जीने की जो कला है, ये तो मुझे क्या लगता है कि जहां लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसको 50% कट डाउन करके हर आदमी को स्कूल के अंदर जो है आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये दो चीजें भी उनको सिखाना बहुत जरूरी है। जी, आपने ये बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि हमारे स्कूलों में अब तक जो करिकुलम रहा उसमें ये विषय नहीं आता था, जबकि मैंने यूरोप के कुछ स्कूल्स में सुना है कि वहां पर बचपन से, इवन प्री स्कूल में ही उनको ये बता दिया जाता है कि उनको किस तरह से बातचीत करनी है, कैसे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, कैसे अपने दोस्तों से बात करनी है, अपने आप को बिना अपना इमोशनल बैलेंस खोए। इतनी छोटी उम्र से 3 साल के बच्चे को ये बता दिया जाता है कि आपको किस तरह से एक लॉजिकली और कर्टियस वे में बात करनी है अपने पेरेंट्स से भी और अपने दोस्तों से भी। लेकिन ये जो जिंदगी जीने के तरीके हैं, कर्टेसी है, मैनरिज्म है, एटिकेट्स हैं, या हर तरह के लोगों से किस तरह से डील करना है, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को एक पैसा कमाने के लिए, सिर्फ सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और हम जॉब करने के लिए या कुछ बिजनेस करने के लिए हम लोगों को खूब अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है, प्रोफेशनल बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। खैर, वो भी एक लाइफ का पार्ट जरूर है, लेकिन वो 50% ही पार्ट ही कह सकूंगा ना। तो 50% जो लाइफ के में जो हैप्पीनेस और एक आनंद की जो अवस्था चाहिए, वो आज आदमी उसको नहीं कर पाता। देखिए, हर आदमी के दिमाग में पहले बहुत सारे जो इल्यूजन्स हैं वो ये है, जो जिसको वो क्लियर नहीं कर पाता कि दुखी होने को संसार में है क्या। अगर आदमी अपने आप से पूछे तो पता चलेगा कि वो दुखी होने के साधन अपने आप धीरे धीरे अनजाने में पैदा करता चला जाता है, जो उसको पता नहीं चलता वास्तव में। मेरी एक बहुत फेमस वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, 5 पेट्रोल की टंकियां, जिसको मैं यूं कहता हूं कि हर आदमी के अंदर जब वो आता है तो खाली, एक प्रकार से बिल्कुल खाली टैंक
लेकर आता है, बहुत सारे टैंक थे उसके अंदर, जिसमें एक इमेज क्रिएशन का टैंक है, एक नॉन एक्सेप्टेंस का टैंक है, पेट्रोल टैंक है यानी कि जो खाली है अभी, फिर एक जो है आइडियोलॉजिकल स्केल्स का है, एक एक्सपेक्टेशंस का है, और एक गलत बीज डालने का जो है एक पेट्रोल का टैंक है। तो ये कुछ पेट्रोल के टैंक जो है ना, हम धीरे धीरे कब डेवलप कर जाते हैं हमें पता नहीं चलता वास्तव में। अगर आप देखेंगे कि एक्चुअल में जिसको आप दुख कहते हैं या आप जिसको अनहैप्पी मोमेंट्स कहते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटेड स्केल्स होती हैं बेसिकली, क्योंकि आप अपने माइंड में बचपन से एक सर्टेन स्केल डेवलपमेंट करते हो और उसके अंदर फिर दुनिया को आप मेजरमेंट करने की कोशिश करते हो। तो उसके कारण फिर वो आदमी अगर आपकी स्केल में फिट नहीं बैठता है तो फिर वो आपके लिए थोड़ा बेकार सा या अलग सा आदमी लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी देखिए मैं भी एक देखिए मैं भी उसी दुनिया में जी रहा हूँ जहाँ हर आदमी हमसे बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, हर आदमी अलग अलग कैरेक्टर में है और हर आदमी हमसे आशा अपेक्षा लेके बैठा हुआ है। हम भी उसी के अंदर जीते हैं, कई लोग स्वार्थी हैं, कई लोग हेल्पफुल भी है। तो ये सब चीजें हमारे आसपास में है। तो सबसे पहला देखिए मेरी खुद की एक खोज थी। देखिए क्या होता है कि जब तक आप नहीं खोजते ना उस तथ्य को, तो फिर आपकी बातें सारी किताबी ज्ञान होगी। आप साइकोलॉजिस्ट होंगे, आप बड़े बड़े फिलोसफी पढ़ते होंगे, तो वो सब तोते की रटन है, मैं उसको पैरट रीडिंग बोलता हूँ। लेकिन मैंने अपने सत्य जीवन के स्वयं खोजे हैं। उसका कारण क्या है, मेरे अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ कि भाई मैं क्यों दुखी होता हूँ, ऐसी क्या समस्या है, कौन मुझे दुखी कर रहा है। तो मैं जितना इस बात को समझने की कोशिश करता गया, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ये ली कि मैं दुखी होता हूँ, मैं सुखी होता हूँ। तो यानी कि कोई दुखी करता नहीं है, आपने अपने अंदर ऐसे ऐसे पेट्रोल के टैंक डेवलप कर लिए हैं, स्केल डेवलपमेंट कर ली है, उससे आप मापते हो, इससे आप दुखी होते हो। अगर वो नहीं है, मैं यहाँ पर आप बोलना चाहूंगी कि एक छोटा बच्चा जो भी होता है, अगर उसको कुछ ऐसा बोल दे जो कि उसको पसंद नहीं आता, उसको कुछ समझ नहीं है दुनियादारी की, उसने अभी दुनिया में वो बड़ा भी हुआ, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आप उसका भी रिएक्शन देख लेंगे। हाँ, नहीं इसका एक कारण बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर आदमी संसार में अच्छे गुण और जिसको आप दुर्गुण भी कहते हो, जैसे कोई कहता है मेरे अंदर, देखिए बचपन से आप देखेंगे बच्चे के अंदर क्रोध भी होता है, बच्चे के अंदर लालच भी होता है, बच्चे के अंदर चालाकी भी होती है, बच्चा झूठ भी बोलता है, बच्चा चोरी भी करता है, बच्चा अच्छा बिहेवियर भी करता है, ऑनेस्ट भी रहता है और सिंसियर भी रहता है। तो आप बच्चे में दोनों क्वालिटी को थोड़ी कम मात्रा में आप देखोगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है मालूम है कि हमारा, मैंने कहा ना, हमारा हमें हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि जितनी जो दुर्गुण जो कहते हैं, जैसे क्रोध है, चालाकी है, झूठ है, हिंसा है, या ये सब हम क्या बोलते हैं, ये सब अच्छी चीजें नहीं है, इनको जीवन से निकाल दो। जिस दिन आप जीवन से इनको निकाल दोगे ना, आपका जीवन नरक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कारण क्या मालूम है कि एक्चुअल में ये तलवार है, ये वेपन्स हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और जो सद्गुण होते हैं वो भी हमारे वेपन्स हैं, सत्य, ईमानदारी, डिसिप्लिन, जैसे कि हम फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझने की बात क्या मालूम है, थोड़ा सा अवेयरनेस वाला यानी कि होश में आया हुआ व्यक्ति इनका सदुपयोग करता है, दुर्गुणों का भी, और जागा हुआ व्यक्ति जो है इनका सदुपयोग करता है, और बेहोश आदमी सद्गुणों का भी दुरुपयोग करता है। अच्छा, अगर हम सद्भाव से, अच्छे भावनाओं से अगर इन दुर्गुणों का उपयोग करें, तो फिर तो हम उसका वाइजली उपयोग करेंगे, अगर सद्भावना के साथ उपयोग कर रहे हैं। आज एक आर्मी, मिलिट्री अगर बॉर्डर के ऊपर अगर कोई राइफल मशीन गन उठा रही है, तो वो देश के कल्याण के लिए उठा रही है, भाव अच्छा है उसका। और वही चीज अगर हम दुर्भावना से अगर सत्य, ईमानदारी, डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं, तो यूं समझ लेना कि आप एक बेहोशी में उनका गलत उपयोग कर रहे हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने क्यों बताया कि ये गुण गलत नहीं है, गुण सब होने दो, भगवान ने हमें दिया है, हमने कोई मांग के नहीं लाया, हमने पाया कि मेरे घर में अंदर है ये। तो
बच्चों को बचपन से एजुकेशन के अंदर ये आ जाना चाहिए कि ये सब क्वालिटी मेरे अंदर है, और इनका मुझे सदुपयोग करने की कला सीखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैं आपको बताता हूँ पूर्णिमा जी। मेरे अब तक के अनुभव में बच्चे कभी गलत नहीं होते, बच्चे बड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, सिर्फ उनको गलत करने की सुविधाएं जो है वो पेरेंट्स से उनको मिलने लग जाती है। जी, यही चीज मैं आपकी इसको चाहूंगी, इस पर आप प्रकाश डालें, क्योंकि इंडिया में जो प्रॉब्लम है, आप अगर या वर्ल्ड ओवर देखें, क्राइम क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसको अपब्रिंगिंग नहीं दी गई, जो एसेंशियल एजुकेशन थी कि उसको किस तरह से जीना चाहिए, आसपास उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, तो वही उसको नहीं मिली, उसका फाउंडेशन नहीं बना, उसकी नींव अच्छी नहीं रखी गई, तो आगे बड़ा होके आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस भी वो कर रहा है, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी जा रहा है, वो ये भी देख रहा है कि कहाँ सॉफ्ट टारगेट है, तो हम इसमें इससे जो बिहेवियर मेरा खराब हो सकता है, और एट द सेम टाइम उसको पता है कि यहाँ डर है, तो वहां वो अपने मालिक से बुरा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है नौकरी जा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला गुजरती हुई जा रही है तो हो सकता है वो उससे बदतमीजी करे या स्टॉक करे, तो ये सारे जो क्राइम भी उभर के आते हैं। जो आप कह रहे थे कि बच्चे को जो ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसको जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो यही वजह है कि आगे आके हम देखते हैं कि उसमें जो कमियां हम देखते हैं, या सोसाइटी में जो जिस तरह का हम निगेटिविटी देखते हैं वो फिर उभर कर आती है। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, आप देखिए आफ्टर एक बच्चा और बड़ा हो गया, वो एक ओरिजिनली एक ह्यूमन बीइंग, कौन सा ह्यूमन बीइंग है कि जिसको बचपन से उसने माँ बाप के बिहेवियर को देखा है, जिस समाज में जीता है उस समाज के बिहेवियर को देखा है, और उसका एजुकेशन किस एरिया में हुआ उसका उसने प्रोग्रामिंग की है। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ, ए ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट ए कंडीशन पर्सनालिटी, एक रोबोटिक पर्सनालिटी, एक प्रोग्राम्ड पर्सनालिटी, मैं ऐसे कह सकता हूँ। अब देखिए आज आप देखेंगे कि जब हम विदेश में जाते हैं, तो विदेश में वहां पे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है कानून का, कि वहां पे थोड़ी सी भी गलती करो बच्चे के साथ या किसी के साथ तो तुरंत एक कंप्लेंट जाते, प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इंडिया का माहौल और बाहर के माहौल में क्या अंतर है कि यहाँ पर हर आदमी हर आदमी अपने घर में अपने माँ बाप को अपने वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ एक अलग ढंग से बिहेवियर करता जो देखता है, वो उसके माइंडसेट में आता ही है वास्तव में। आज हम देखें हमारे यहाँ पे जैसे औरतों की जो अपब्रिंगिंग है, लड़कियों की जो अपब्रिंगिंग है वो बड़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे यूं लड़कियों को माना जाता है कि तू लड़की पैदा हुई है तो तुझे पराये घर जाना ही है, तुझे शादी करनी है, और तू पराया धन है, और और एट द तुझे सेम तो टाइम हस्बैंड। जो हाँ मेल है उनको ये नहीं बताया जाता कि नहीं, आपको महिलाओं से कैसे पेश आना है, नहीं ये उतनी ही इंटेलिजेंट है, ये उतनी ही केपेबल है, हो सकता है आपसे ज्यादा हो, हाँ तो आप ये ना समझे कि वो सॉफ्ट टारगेट है। हाँ, ये इस तरह, सबसे बड़ी जैसे प्रॉब्लम कि है। हैदराबाद में एक केस होता है, आप पुलिस के पास जाते हैं तो वहां वो बोलते अरे वो तो बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई होगी, तो मतलब सिस्टम में भी पूरी साइकोलॉजी उसी तरह की हाँ डेवलप्ड है। तो ये देखिए ये क्या होता है, देखिए भारत में औरतों को लेकर, बेटियों को लेकर माँ बाप की जो मेंटालिटी है ना वो बड़ी डिफरेंट है अभी। जो पुरानी मेंटालिटी तो बड़ी खतरनाक थी कि बेटी बिल्कुल जैसे कोई उनकी गुलाम है, या उनके घर में जैसे होगी तो उनकी जायदाद है, और वो अपने हिसाब से वो उनको उसके ऊपर रूल करेंगे। तो ये एटीट्यूड हमेशा से भारत में रहा है, और ये एटीट्यूड बाहर उतना नहीं रहा कि बेटी को जो है मेरी ही बात माननी चाहिए या औरत को मेरी बात माननी चाहिए। वहां पे एक आदमी अगर अपनी औरत को भी बात करता है ना, तो इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू से, या मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उनका जो स्टाइल ऑफ जो बात है ना वो बड़ी अलग सी होती है। लेकिन यहाँ पे भारत में क्या होता है, अबे अरे सुन, या नहीं तो तुझे मैं थप्पड़ मार दूंगा, ज्यादा बकबक मत किया कर। यहाँ पे जो मतलब औरतों का जो बहुत डील जो करने का जो हमारे स्टाइल है, रूरल देखिए एरियाज देखिए में, बच्चे बचपन से इन सब चीजों को देख रहे होते हैं कि औरतों के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, मेरे पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, मेरे दोस्त मित्र यहाँ पे किस तरह की बातें करते हैं, मतलब कॉलेज में जाता है स्टॉकिंग को भी आप देखिए, उसको भी बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया, अरे ये तो बहुत आम बात है।
आप लड़कियों से बदतमीजी से आप कमेंट कर सकते हैं, आप बुरा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन उनको हाँ जी, पता है किसी पुरुष से किया तो 4 थप्पड़ वहीं पड़ जाएंगे और फिर हाँ वो जी, हाँ भागते नजर आएंगे वो। क्योंकि जो कहते हैं ना कि हृदय परिवर्तन जैसी कोई चीज होती नहीं है अनलेस हाँ यू आर अ सेंट और अ वेरी एनलाइटेंड पर्सन। तो वो जो कोई भी परिवर्तन आता है, या तो आपकी नींव जब पड़ रही है, आपका फाउंडेशन जब तैयार हो रहा है, जब आप बचपन में है, जैसा आपने माहौल देखा, जैसा आपने परिवार देखा, तब पड़ता है, या फिर डर से आता है फिर वो। हाँ। देखिए, इसमें मैं थोड़ा मैं जरा सा इsoteric नॉलेज को जोड़ूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप देखिए एक ही घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं और आपने देखा होगा कि उस 4 बच्चों में हर एक की हैंड प्रिंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, फिंगर्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका ब्रेन पोटेंशियल बिल्कुल डिफरेंट होता है। भले ही वो एक ही डेट में पैदा हुए कि एक ही समय पैदा हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लिंक मैं इससे करता हूँ कि हम सर्टन क्वालिटीज हम कई जन्मों से अपने साथ लेकर आ चुके होते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये हमारे अर्न किए हुए कार्मिक जो संस्कार है वो हम लेकर आ रहे होते हैं, और हम अल्टीमेटली हम उसी के बाय प्रोडक्ट हैं ओरिजिनली। इसे आपने देखा होगा कि एक ही घर में पेरेंट्स सेम कैटेगरी के हैं, मतलब पेरेंट जो है अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उसमें से 2 लोग बड़े अच्छे निकल जाते हैं और वो बिल्कुल अलग रास्ते पे निकल जाते हैं, 2 जो है पेरेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि हर आदमी का इस और ऑलरेडी वो इनबॉर्न पोटेंशियल्स नेगेटिव या पॉजिटिव ऑलरेडी लेके आ चुका होता है। अब इस जन्म में आकर उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता है इस तरह से। तो इसीलिए पहला जो देखिए, सबसे पहला जो पूर्णिमा जी जो एक्सेप्टेंस करना होता है ना, कि आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते कि व्हाई दिस मैन इज लाइक दिस, ही इज लाइक दैट। कारण क्या होता है मालूम है? एक आदमी को एक ही जन्म का संस्कार नहीं है, हजारों जन्मों के संस्कारों को लेकर आया हुआ होता है। और इस जन्म में बचपन से फिर जब उसकी अपब्रिंगिंग हुई, माँ बाप के संस्कार, टीचर के संस्कार, और उसके दोस्त मित्रों का संस्कार, समाज के संस्कार, इतने सारे, और खुद के भी तो फिर आइडिया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा होता है। वो इतनी बड़ी चीजों का बाय प्रोडक्ट होता है। तो अब वो जब उस बिहेवियर को, यानी कि उस अपने प्रोग्राम्ड कंडीशन बिहेवियर को जब वो आपके सामने प्रेजेंट करता है ना, तो आपकी स्केल में वो सेट नहीं होता। तो फिर आपके लिए क्वेश्चनेबल हो जाता है, अरे यार ये आदमी ऐसा क्यों है भाई? अब हो सकता है कि वो कांटे जैसा हो सकता है कि वो फूल जैसा हो, ये कुछ भी नहीं कोई कह सकता। तो तो उस ऐसे कंडीशन में क्या सिचुएशन में होता जब है? आपको लगता है कि लोग जो है वो एक बैलेंस्ड बिहेवियर में नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली आपका रिएक्शन यही होता है ज्यादातर लोगों का कि आप अवॉइड करेंगे। और अगर कोई हम्म, टेढ़ा बहुत इंसान होगा तो वो एंटेंगल्ड होगा, हम्म, और जो बैलेंस्ड इंसान है वो अवॉइड करेगा। हाँ जी। कि हर तो तरह के लोगों से डील करने का, अलग अलग तरीके के लोगों का, लोग सोचेंगे मैं अपनी एनर्जी और टाइम क्यों बर्बाद करूं, it's a waste of my energy and my productive time if I waste it on a person who possesses negativity or negative vibes. लेकिन पूर्णिमा जी देखिए, क्या होता है कि आपके परिवार में 10 तरह के लोग होते हैं। तो जो वाइज मैन होता है ना, जो जो कुछ जानता है कि अगर ये थोड़ा, इसने अज्ञानता का चश्मा पहना हुआ है, इसने इल्यूजन का चश्मा पहना हुआ है, अगर मैं इसका चश्मा उतारने में मदद कर सकता हूँ, तो वो उसका काम रहता है कि वो बार बार उसको इस बात की हिंट देता रहता है। और एक देखिए, हर आदमी जो है ना, उसके बदलने का एक समय आता है, एक एक सैचुरेशन पीरियड आता है। क्योंकि आदमी को उपदेश देने से कभी कोई नहीं बदलता। जब तक वो तैयार नहीं है ना, जब तक वो बदलेगा भी नहीं। तो मैंने क्या देखा है, अभी देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब मेरे ही परिवार में आज मेरे सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर्स है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और हर एक के नेचर बड़े डिफरेंट है। कई मुझको लाइक करते हैं, कई मेरे को बड़ा डिसलाइक करते हैं। उनको लगता है, क्योंकि अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज जैसे मैं थोड़ा नेचुरल लाइफ स्टाइल फॉलो पे रहता हूँ, नेचुरल लाइफ स्टाइल जीता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ठीक मेरा उसके विपरीत मेरा भाई उल्टा है। वो कहता है कि ये पागल है, खा खा के मरेंगे, सारा दुनिया में आया है, ऐसे क्यों जीना, खाने के बिना कोई जिंदगी है? ये तो साधु हो गया। तो क्या होता है कि वो उनके अपने संस्कार है कि वो, देखिए वो देखते हुए भी कि ध्यान करने से क्या फायदा होता है, आज ये हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहा है,
वो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, वो अपने अंदर चेंज लाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करता कि वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, ये मेरे को समझ क्यों नहीं रहे, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा सोचता। कारण क्या है, आई नो कि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है समझने की, मैं कितने भी बोल दूं तो वो नहीं समझेगा। हाँ, एक टाइम विल कम एंड टीच हिम। देखिए 25 साल की उम्र तक मैं भी बहुत खाने पीने का शौकीन था, मान लीजिए। तो अब मुझे किसने समझाया, देखिए मुझे लोगों ने कहीं कहा, अरे क्या सारे दिन खाता पीता रहता है, ये बाहर होटलों में मत खाया कर, बीमार पड़ जाएगा, ऐसे लोगों ने मुझको कहा। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं तवज्जो दी। मैं तब सुधरा जब मैं बीमार पड़ा और मेरी तकलीफ मेरे सामने आई, तब मेरे को अकल आई कि यार मुझे खाने पीने में चेंज करना चाहिए। तो क्या होता है, हर आदमी आप अपने अनुभव से सीखता है, दूसरों के अनुभव से कभी नहीं सीखता। तो इसीलिए आप कभी भी ध्यान में रखिए, लेट टाइम टीच देम। देखिए आज मेरे परिवार में मान लीजिए मैं आज फलों पे रहता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा स्कूल में जाने के बाद में उसने मैगी खानी सीख ली, उसने सैंडविचेस, ब्रेड, पिज्जा खाना सीख लिया। तो अब मैं उसको सिर्फ, देखिए मैं उसको टोकूंगा नहीं, क्योंकि टोकने से देखिए माँ बाप का बच्चा दुश्मन। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, बच्चे के दिमाग में हमेशा पेरेंट्स के प्रति एक घृणा क्यों होती मालूम है, क्योंकि उनके दिमाग में 3 ही बातें रहती है कि रोका, टोका और थोपा। यानी कि मुझे रोका गया, मुझे टोका गया और मुझ पे थोपा गया। जो भी पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं या थोपते हैं ना, वो बच्चा इंटरनली पेरेंट्स का दुश्मन बनता ही है। तो इसीलिए मैं इस साइंस को जानता था कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, उनको एहसास दिलाना चाहिए, समझ देनी चाहिए। मैंने बच्चे को बहुत बोला कि बेटा ये मैगी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, इससे प्रॉब्लम होती है, पर वो कहता नहीं मजा आता है। मैंने कहा देखो बेटा कोई बात नहीं खा लो, मैंने ये नहीं कहा कि तू खाना नहीं तो तुझे चाटा मारूंगा, नहीं तो मैं बेअक्ल है, तुझे समझ नहीं है, मैंने ये बच्चों को नहीं बोला। बच्चे ने खाता गया, मैंने कहा बेटा खा ले, तू अपना अनुभव से सीखना। तो 15 दिन, महीना, 2 महीना खाता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके पेट में बड़ा भयंकर दर्द हुआ। उसके दर्द के बाद में जो है सडनली उसने फिर अपने मन में कहा कि अब मैं मैगी नहीं खाऊंगा, मैं समझ गया ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो होता क्या मालूम है, आप उपदेश कितना भी दे दो, कोई आदमी कभी ऐसे नहीं सुधरता। अगर सुधरता भी है तो वो कॉन्शियस लेवल पे ना बुद्धि से अपने आप को पॉजिटिव बनाता है, अनकॉन्शियसली तो वो वही का वही पर्सनालिटी रहता है। तो इसीलिए टाइम टीचर्स एंड अपने आप टाइम जो है ना उसको समझ देता है, हमारी समझ काम नहीं आती, भले आप कितना भी उपदेश दो किसी को। इसीलिए परिवार में भी हमें ना हर व्यक्ति को जो हमारे साथ जीते हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट देम एज इट इज, एंड इफ यू कैन चेंज देम देन डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई टू चेंज देम। क्योंकि देखिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं किसी आदमी को जो मेरे से बनती नहीं है, जो मेरे से नेगेटिव है, मैं उसको ऐसे नहीं देखता कि वो नालायक है। मैं कैसे देखता हूँ, इग्नोरेंस का पर्दा है, चश्मा पहना हुआ है, इल्यूजन का चश्मा पहना हुआ है मेरे बारे में। मुझे ये इल्यूजन, इग्नोरेंस अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं बार बार उसको गाइड करूंगा, मैं कई बार उसको अलग व्हाट्सएप से या उसको ईमेल से, कभी मैं प्रैक्टिकली बात करके, आई विल डूइंग माय जॉब। अब वो मान लो नहीं भी बदलता है तो इट इज हिज विश, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप दुनिया में ना लोगों को बदलने का ठेका लेकर नहीं आए हैं, आपको आपको अपने आप को बदलना है। और जो मैंने नियम जो जाना है ना हैप्पीनेस का, पूर्णिमा जी, वो क्या मालूम है, लेट द पीपल बी देयर एज इट इज, यू चेंज योरसेल्फ। तो मैंने अपने आप को बदला है और मैंने जी अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढी है, मैंने अपनी हैप्पीनेस किसी पे डिपेंडेंट नहीं की है, इसलिए मैं बहुत आनंद में रहता हूँ हर पल। जी। तो अब जब अपने ऊपर आ गया, अब है कि सिचुएशंस हैं, आप एक परिवार में रह रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप एक सोसाइटी में हैं, तो जब आप देखते हैं कि आसपास आपको ऐसा लगता है कि लोग जो है वो माइंड गेम खेल रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल। आप उस सिचुएशन में, बिकॉज आप हो सकता है आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, लेकिन दूसरे बंदे की इंटेंशन है कि आपका फायदा उठाए, हम्म। आपकी आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन लोग लगातार, जब उनको पता चल जाता है कि ये इंसान मदद करता है, तो वो लगातार आपको मिसयूज बॉदर करता है। करेंगे या परेशान करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे कि
इसके पास रिसोर्सेज भी है, इसके कॉन्टेक्ट्स भी हैं, तो हो सकता है हम फायदा उठा लें। लेकिन आप इस इंटेंशन से हैं कि नहीं, हमें मदद करने की तो मेरी आदत ही है, चलो कोई मदद मांग रहा है तो बेशक वो रिसोर्सफुल है तब भी आप मदद कर दें। तो माइंड गेम्स जो लोग अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके के खेलते हैं, उनसे कैसे डील किया जाए? क्योंकि हो सकता है कोई अलग जिस भी साइकोलॉजी से आ रहा है, आपकी इंटेंशन साफ है, लेकिन आप आपका फिर वो रिएक्शन होना चाहिए किस तरीके का, और उनसे कैसे डील करें कि एट द सेम टाइम आपको भी नुकसान ना पहुंचे, इमोशनली भी और मेंटली भी, और आप ऐसे लोगों को कम से कम अपने आसपास आने दें। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, एंड यू डोंट ट्राई टू चेंज देम, you only can change so that you can react little lesser। अच्छा, अब इसमें देखिए भारत के अंदर ना बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बताई गई है। उसमें कहा गया है कि लीला लीला करो, यानी कि यूं कहा गया है कि आप अपने जीवन को अभिनय की तरह जियो। यू प्ले योर रोल वेरी वेल। आप एक वाइफ है कि आप हस्बैंड है कि आप एक बॉस है कि आप नौकर है, प्ले योर रोल वेरी वेल। आप इस बात पे अगर ध्यान रखोगे कि भाई दूसरा आदमी अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है तो आप अपने रोल को चूक जाओगे। देखिए ये सबक मैंने खुद ढूंढा कि अब दुनिया में चारों तरफ जो लोग हैं वो बड़े मतलब यूज करने वाले, स्वार्थी किस्म के, लालची किस्म के, इगोइस्टिक किस्म के, तो मैं क्या करूं इनका? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है। आफ्टर वो उनकी अपनी कमाई है, अपने सब अर्निंग्स है, मैं कैसे उनकी अर्निंग को कह दूं कि रखो कि मत रखो? मैंने कहा भैया मुझे तो दुखी तो मुझको नहीं होना है इनसे, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई मस्ट बी ए वेरी गुड एक्टर, मुझे एक्टर बनना चाहिए। देखिए हमारे भारत में इसको लीला कहा गया, और आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध भी हुए इस संसार में, महावीर भी हुए, और जिन्होंने अहिंसा की बहुत बड़ी बातें की, और जिसका जिसका परिणाम क्या खतरनाक हुआ मालूम है आपको? देखिए भगवान बुद्ध महावीर बड़े पूजनीय है, लेकिन अहिंसा इतनी ज्यादा उन्होंने डेवलप कर ली वर्ल्ड में कि लोग है ना कायरता के हद तक पहुंच गए। तो फिर जो देखिए राक्षस और देवता ये तो दुनिया में रहने वाली है, तो राक्षस तो हर जन्म में हर युग में आए हैं, तो अब आपको जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनसे कैसे बचें? तो फिर इसी बुद्धिज्म में जो है कुंग फू, कराटे, जूडो निकले। तो जूडो में क्या है? वो मारने की कला नहीं है, बचने की कला है। हम उसमें हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि सामने वाला मारता है तो हाथ से बचाते रहते हैं। और मतलब क्या है कि एक बुद्धिज्म जैसे अहिंसावादी धर्म से एक सडनली मारने पीटने वाली चीज क्यों निकल गई? क्योंकि वो जीवन का आधार है, और जहां जरूरत पड़े हमें उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे भगवान विष्णु को जो बताया गया है, आपने देखा होगा उसके, देखिए भगवान विष्णु सिंबॉलिक है। भगवान विष्णु यानी कि दुनिया का पालन आ रहा है, यानी कि जो दुनिया को देख रहा है, जो दुनिया को मतलब पाल रहा है। तो भगवान विष्णु के हाथ में, मैं यहाँ धर्म लेके नहीं आ रहा हूँ बीच में, ये बहुत अच्छा सिंबल है, इसके बता रहा हूँ। देखिए दो हाथ में उसके शंख और कमल, दो हाथ में चक्र और गदा है। अब जरा सोचिए, भगवान तो भगवान है, उसको क्या चक्र गदा की जरूरत है? मारने पीटने के सामान भगवान को रखने की क्या जरूरत पड़ गई भैया? जब हम उसको जब सर्वशक्तिमान कहते हैं तो उसको तो ऐसी चीजों की जरूरत है नहीं। लेकिन नहीं, वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि जीवन केवल सद्गुणों से नहीं चलता। जो जीवन के जो दुर्गुण है, जिसको आप दुर्गुण कहते हो, हिंसा को दुर्गुण कहते हो, वो क्रोध को दुर्गुण कहते हो, वो दुर्गुण नहीं है, वो वेपन्स है, वो हथियार है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए चक्र और गदा भी कई बार जीवन में जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे भारत में कृष्ण को हम लोग संपूर्ण अवतार क्यों कहते मालूम है? क्योंकि उन्होंने जहां चालाकी करनी थी महाभारत में चालाकी की, या अपहरण करना था अपहरण किया, जहां मारना था किसी को तो मरवाया उसको, और जहां पर वो देखिए एक चक्र उठाकर वो क्रोध में एकदम किसी को मारने जा रहे हैं, कृष्ण की ऐसी फोटोग्राफी है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सब जीवन के अंग है, जो कई बार शरीफ आदमी जो होता है ना, वो इसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। हमारे भारत में बहुत सुंदर शब्द कहे गए हैं, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, कूटनीति, राजनीति, ये सब जीवन के अंग है।
इसको आपको जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, जो कृष्ण ने अपनाई और वो अपने काम में सफल रहे। क्यों? क्योंकि इसके बिना जीवन चलेगा ही नहीं। आप शराब पस्ते जीवन को बिल्कुल नहीं जी सकते, ये सदियों से इस्टेब्लिश हो चुका है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी, आपने इतने विस्तार से इस विषय पर चर्चा की और इस चर्चा से कई और जो विषय हैं वो भी उभर के आए, क्योंकि इस एक अहम विषय है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए। पेरेंट्स को खास तौर पे ये देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो आपकी अपब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन है। आपका जो बिहेवियर है वो आपकी समाज किस सोसाइटी से आप आ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन है। आपका स्कूल कॉलेज, आपका संग साथ, आपके दोस्त कैसे रहे उसका रिफ्लेक्शन है। ये क्यूमुलेटिवली आपकी पर्सनालिटी जो उभर के आती है, जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, जिस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो सब बताता है कि आपका जिंदगी में फोकस कहाँ है। क्या आपका फोकस नॉलेज गेन करने में है, क्या आपका फोकस गेम्स प्ले करने में है, क्या आपका ऐसा आपका नजरिया है कि जिंदगी में गेम्स खेल कर ही आड़े टेढ़े तिरछे मैनेज करके ही जिंदगी को चलाना है, या आपका फोकस है कि नहीं मुझे एक एनलाइटेंड बीइंग बनना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो इस तरह जो हमारी आसपास की माहौल होता है या सोसाइटी होती है, उसके ही बेसिस पे हमारा कम्युनिकेशन खुद के साथ होता है, क्योंकि हम जैसा कहा जाता है अपने साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो उस माहौल से, उस सोसाइटी से निकल के दोस्तों के साथ रहने के बाद जो हमारा कम्युनिकेशन खुद के साथ होता है वो हमारी पर्सनालिटी बनती चली जाती है। तो चलते चलते इस विषय पे हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस विषय को एक बेस बनाते हुए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये मैसेज भी दें कि जो उनका कम्युनिकेशन खुद से है वो कैसा होना चाहिए जब वो बचपन में है, जब वो एडोलेसेंट है, जब वो एक प्रोफेशनल है, और जब वो एक अपने एक परिवार या एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। खलील जिब्रान ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर सोल ट्रैवलर्स, दे हैव चूजन यू, दे आर ट्रैवलिंग थ्रू यू। वो आपको उन्होंने चुना है और आपके द्वारा वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर पेरेंट्स के दिमाग में जब ये होगा ना कि मेरा बच्चा मेरी जायदाद नहीं है, इन्होंने इस जन्म में मुझे चुना है, और ऑलरेडी वो अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी सब कुछ लेकर आ चुका है। मुझे अपने कलर में उसको नहीं देखना है, बल्कि मुझे उसको उसके अपने कलर में खिलने की मुझे सुविधाएं पैदा करनी है। तो देखिए कि मेरे भी घर में जब मेरे बच्चे हुए ना, आई नेवर ट्रीटेड दैट दे आर माय सन माय डॉटर, नो, आई ट्रीटेड देम एज ए गेस्ट। तो क्या हुआ, मैंने कभी अपने विचार थोपे नहीं। अगर उन्होंने गलती की तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत करते हो। मुझे मालूम है कि बचपन में हर बच्चा गलती करता है, तो उसको डांट पड़ती है, उसको मार भी पड़ती कई बार, लेकिन मैंने बच्चों को एहसास दिलाया। मैंने कभी डांटा नहीं, क्योंकि मैं साइंस को जानता था, डांटने से बच्चे ढीठ होते हैं, और बच्चों को हमेशा एक दोस्त की तरह, एक बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया। तो इसीलिए आज हमारे बच्चों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो दोस्त की तरह है, एक मित्र की तरह है। इसका कारण क्या है, हमने ना उसमें टांग अड़ाई, ना अपने विचार थोपे, ना अपनी कोई जात पात थोपी, ना मैंने अपना कोई रिलीजियस बिलीफ थोपा। मैंने उनको कहा बेटा यू हैव टू सर्च योर ओन ट्रुथ, दिस इज माय ट्रुथ। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें आनंद आ रहा है, हेल्थ मिल रहा है, जिंदगी अच्छी बन रही, तो देयर यू प्लीज अडॉप्ट इट। देखिए हम पति पत्नी सामने रहकर आपस में एक दूसरे को कितनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उसके माइंड में अपने आप जा रही है। देखिए मेरा मानना क्या है, पेरेंट्स शुड बिकम एग्जाम्पल टू देम। पेरेंट्स शुड नॉट गिव, उपदेश नहीं देना चाहिए बच्चों को, आप उदाहरण बन जाओ उस चीज के। तो आज हमारे बच्चे भी देखिए टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए भटक सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारे सारे लाइफस्टाइल, बिहेवियर, हमारे लाइफ पैटर्न सब देख रहे होते हैं। तो वो आज नहीं तो कल उनके अंदर उभर के आएगी ही। इसीलिए ये मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने जो अपने बच्चों को पाला है, तो हमने देखा है कि दे आर ऑटोमेटिकली फॉलोइंग एवरीथिंग इन देयर लाइफ विदाउट माय गाइडेंस। क्यों मालूम है, वो उनके अंदर अनकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को दुनिया में एक डिवाइन सोल की तरह
उसको भगवान की तरह एक बहुत ही रेस्पेक्टफुली उनको डेवलप करो, उनको प्यार करो, उनको एहसास दिलाओ, उनको वो देखिए, हर बच्चा संसार में खिलने में आता है, आपके हाथ में दो ही चीजें हैं, आइदर यू कैन लव देम और यू कैन गिव प्रोटेक्शन, दैट्स ऑल। अगर यूं सोच के बच्चों को पालोगे कि ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बच्चा है, इसको मेरी जात मिलनी चाहिए, मेरी तरफ पेश होना चाहिए, मेरी तरफ ऐसे नियम पालन करने चाहिए, मैंने बच्चों को कभी कोई नियम नहीं दिया। हमने उनको उनको बताया कि भाई बड़े लोगों के पाँव क्यों छूने चाहिए, उससे क्या फायदा होता है, उससे क्या तुम्हें क्या लाभ मिलता है। तो इस तरह से जब हमने समझाया तो फिर वो हैबिट हो गई उनकी। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर, जैसे जापान में कल्चर है, जैसे चाइना में कुछ कल्चर है, तो वो कल्चर हमें देने पड़ते हैं किस तरह से। तो ऐसे करके आपके जो बच्चे हैं ना, वो फिर आपके मित्र बनकर आपके साथ रहेंगे और जीवन भर आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। आपको बच्चों को यूं नहीं कहना पड़ेगा कि अरे मेरे को देखो रे, अरे मेरी सेवा करो रे, नहीं। आपके बच्चों में आपने बचपन से क्या यादें दी है, वो ही उसके माइंड में याद रखना वो रहने वाली है। अगर आपने रोका, थोपा, टोका, तो वो आपका अंदर से दुश्मन बना हुआ है। तो हमने अपने बच्चों को रोका नहीं, टोका नहीं, थोपा नहीं, इसलिए आज उनके हमारे प्रति भी रेस्पेक्ट है, प्यार है। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक एक ह्यूमैनिटी की तरह हमने बहुत प्यार से उनको पाला है। और तो ये चीजें ना हर बच्चे के साथ होनी चाहिए। और एजुकेशन में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन भी आज थोपा जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हर दुनिया का बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चे में ये इंटरेस्ट है कि वो कोई ना कोई सब्जेक्ट सीखना चाहता है, लेकिन जो बच्चा सीखना चाहता है वो सीखने की सुविधा हमारे एजुकेशन में नहीं है। हम वो सिखाना चाहते हैं जो हम सिखाना चाहते हैं। तो फिर आप अपना सब्जेक्ट थोपोगे तो वो रट्टा मार मार के तोता ही बनेगा ना। वो जी क्यों बिल्कुल, क्यों जैसे हाँ, जी हाँ, वो जी तोता मार के रट्टा मार मार के बाहर आएगा। आज बच्चों को मेमोराइज क्यों करना पड़ता है, क्यों उनको स्टडी से लेकर डर लगता है? आप मुझे बताइए कि हर बच्चा दुनिया में जानने के लिए पैदा हुआ है, वो जानना चाहता है, तो आज उसको पढ़ाई से डर लगता है, उसको एग्जामिनेशन से डर लगता है। अरे जिसको जो आज अभी मान लीजिए एक आदमी अगर कार ड्राइविंग करता है, तो क्या ड्राइवर को ड्राइविंग का टेस्ट देने में डर लगेगा क्या? वो जाकर मजे से लेके आ जाएगा, क्योंकि उसने सीख लिया उसको आराम से। तो कहने का मतलब है, बच्चों को जो है हमारा हमारा सारा फॉल्ट जो है वो फॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम है। तो इसीलिए क्या होता है कि तो बच्चों को एजुकेशन जो है ना वो बोझ लगता है, वो बोझ नहीं होना चाहिए। आज एजुकेशन के प्रति प्यार होना चाहिए, और ये प्यार हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक पैदा नहीं कर पाया। इसके बच्चे जो है ना, एक्चुअली यूं कहा जाओ तो लाइब्रेरी यहाँ पे इकट्ठा करके पैदा हो रहे हैं। उनको ह्यूमैनिटेरियन जो लव और कंपेशन, ग्रेटिट्यूड, ये जो लाइफ में जो चीजें होती है ना, वो उनको सिखाई नहीं जाती, बहुत कम सिखाई जाती, मैं ऐसे कह सकता हूँ। जी। तो जिस तरह आपने बताया कि लिविंग एग्जाम्पल बनने की जरूरत है, आपको हाँ, आप खुद आपका जैसा बिहेवियर होगा वैसा आपका बच्चा सीखेगा और वैसा ही वो बड़ा होके उसका अ, समाज में उसका व्यवहार रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी, बहुत सारे विषय इस चर्चा से उभरे, जैसे कि आप मैंने कहा कि आपकी खुद से जो बातचीत है वो कैसी होनी चाहिए, सेल्फ टॉक जो हम कहते हैं, वो बहुत अहम विषय है। जो जो हम समाज से हमें इनपुट्स मिलते हैं, जो पेरेंट्स से इनपुट मिलते हैं, जो स्कूलिंग में इनपुट्स मिलते हैं, जो दोस्तों से मिलते हैं, उस सबको मिला जुला के एक कॉन्वर्सेशन हर इंसान की खुद से होती है। तो वो जो कॉन्वर्सेशन सेल्फ टॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हम आपका सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का समय कारण बनता है अपने समाज। साथ बिताते हैं। हाँ, the see, if you analysis yourself ना, कि why I am unhappy, why I am happy, why my mood goes off, why I am so angry, आप खुद जब अपने आप से क्वेश्चन करोगे ना, तो पता चलेगा कि उसका कारण मैं, देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप ले लोगे ना कि मैं उसका क्रिएटर हूँ, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लो कि दूसरा बाहर से दुखी कर रहा है, तो फिर जीवन भर आपका दुख जाने वाला नहीं है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं दुखी होता हूँ, मैं सुखी होता हूँ, बस। जी। तो जो सेल्फ टॉक आपका होना चाहिए खुद से, हमेशा ये जब टाइम है लोग घरों में बिता रहे हैं, तो वो एक ऐसा समय भी है जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। और बिल्कुल। खुद को हर दिन एक इवॉल्व करने का ये मौका भी है कि हम रोजाना खुद को देखें, कि हम हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, जो हमारा हर चीज को लेके, चाहे हमने इससे पिछले प्रोग्राम्स में खान पान की बात की, आज हम अपनी जो
मानसिक क्लिनजिंग है, जो हमारी मेंटल क्लिनजिंग है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये उसी और डायरेक्टेड है कि कैसे हम इस समय का उपयोग करते हुए डेली बेसिस पर एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन पाए, एक बेहतर इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बन पाए। सही बात है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक शेर कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या। यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या। जिस दिन जागा तभी जन्मा में अंधा बनकर जिया तो क्या। जिस दिन जागते हो ना, उस दिन तुम्हारे जीवन जीवन है तुम्हारे लिए बड़ा आनंदमय लगने लगता है। हम बेहोशी में जीते हैं। तो देखिए, ये ध्यान और ये आध्यात्मिकता जो हम कहते हैं ना, ये कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। ये कोई रिचुअल नहीं है हमारे लाइफ का, ये कोई धर्म नहीं है। ध्यान का मतलब है कि यू गॉट अवेकन, आप जाग गए और जीवन के सत्य को आप सैटेलाइट की तरह ऐसे देख रहे हो जीवन को। इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहे हो, कंप्लेन नहीं कर रहे हो, जजमेंट नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम्हें सत्य बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये नीम का बीज है, ये आम का बीज है, ये गुलाब का फूल है। तो ये क्यों? दे आर लाइक दैट। वो आपको एक्सेप्टेंस करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है उसमें। आप उससे, हाँ, अगर ज्यादा चुभता है तो बचना पड़ेगा। और फूल अच्छा लग रहा है तो उसके पास जाने के बहाने आपको खोजने पड़ेंगे। मैं यूं कहता हूँ। तो इसलिए मेरे जीवन में क्या मालूम है, जो आदमी गलत आते गए, मैं उनको समझ गया कि गलत है, तो मैं उनके साथ में नाटक करता चला गया, लीला करता चला गया, अभिनय करता चला गया। और जो थोड़े अच्छे लोग लगे कि ये बेचारा बड़ा इनोसेंट है, बड़ा अच्छी आत्मा है, तो उसके साथ मैंने अपने आप को ज्यादा अटैच करने के लिए अब प्लान किया, उनके साथ जुड़ता चला गया। तो ये चॉइस तो हर आदमी के हाथ में है कि मैं कितना किसी के साथ जुड़ूं। और जो बहुत सारा परिवार में मेरे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे बिल्कुल विरोध में है, वो मुझे चाहते तक नहीं है, तो मैंने उनसे धीरे धीरे दूरियां कर ली और हेलो टाटा तक ही सीमित रख लिया। तो ये क्यों? ये तो मेरी मर्जी है ना, मेरा जीवन है। मुझे दुखी होना है कि सुखी होना है, इसका चुनाव हमें करना पड़ेगा वास्तव में। जी, बिकॉज़ जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे आपके आस-पास ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हों, बहुत नेगेटिव हों आपको लेके, और सबसे ज़्यादा वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। उनकी वाइब्रेशंस में जब आप आते हैं, तो अगर आपने खुद को मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आपकी जो रही सही एनर्जी है, उसको भी ड्रेन करने में और वेस्ट करने में ज़ाया हो जाती है। नहीं पूर्णिमा जी, ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब आपको अपने प्रति, आपके अपने काम के ऊपर आपको भरोसा नहीं होता ना, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने क्वालिटी के ऊपर आपको जब भरोसा नहीं होता ना, तब आप, कोई दुनिया की ताकत आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकती, आपकी एनर्जी ड्रॉ नहीं कर सकती। क्योंकि हम अलो करते हैं। अलो कैसे करते मालूम है? आप अपने बारे में सोचते हो कि इसको तो इतना बोलना चाहिए था, मेरी तारीफ करनी चाहिए, इतना नहीं किया तो यानी कि अब मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। तो ये सब आपकी अपनी क्रिएटेड स्किल्स हैं। देखिए क्या होता है मालूम है? फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। क्योंकि तुम जो हो, उसके लिए किसी दुनिया को मेडल देने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसी हो या कैसी अच्छी हो कि बुरी, जो भी हो। इसीलिए नेवर टेक मेडल्स फ्रॉम द वर्ल्ड। आप इतना ही है, अगर आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास के लोगों को थोड़ा अच्छा महसूस होगा। और अगर आप गलत हैं तो डेफिनेटली लोग आपके आसपास में थोड़े अनईजी होने लगेंगे। तो ये जी, ऑटोमेटिकली इसलिए हो कहा जाता जाता है। है कि जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं, जब आप लोग एक प्रोडक्टिव होते हैं, उनके साथ जब आप ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपकी नॉलेज, आपकी एनर्जी या आपका जो ऑरा है, वो मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और क्या जब होता है कि, इसके वाइस हाँ, वर्सा ऑपोजिट भी होता है। 100%, 100%। देखिए क्या होता है, कई बार आपकी बातें, कई आपकी व्यक्तित्व पसंद नहीं करते हैं, आपकी व्यक्ति से जलते हैं, आपके पहनावे से जलते होंगे, आपके पैसों से जलते होंगे, आपके नाम से जलते होंगे। ऐसे हर आदमी हर जगह पे सदियों से, हमेशा से रहे हैं। देखिए, मेरे सामने सबसे पहला जो दुख से मुक्ति का रास्ता क्या मालूम है? मैं दुनिया को ऐसे ऊपर से देखता हूँ और मैं कहता हूँ ये तो सदियों से रहे हैं भैया, कोई नई बात तो है नहीं, तो मैं किस बात को लेकर दुखी हूँ भैया। और रोज मुझे जीना है। अगर मुझे जीना है तो मैं सारे दिन दूसरों की चर्चा लेके कब तक इसे जीता रहूंगा? मैं आनंद कब लूंगा? और आनंद मेरे जीवन में हर पल गुजरता जा रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय का आनंद है, मैं खाना खा रहा हूँ तो खाने का आनंद है, मैं टीवी देख रहा हूँ तो टीवी का आनंद है, संगीत सुन रहा हूँ संगीत का आनंद है, राइटिंग कर रहा हूँ तो राइटिंग का आनंद है, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो लेक्चर का आनंद है। तो आनंद तो सब जगह है।
तुम वहां पर नहीं हो, तुम तो किसी दुनिया को मापने में लगे हो कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार जो शब्द कह रहा हूँ, drop your all ideological scales which you have created and you're all the time measuring the people. So don't measure the people, just enjoy them, that watch them, be watchful, be observer, और चुपचाप ऑब्जर्व की तरह देखो, नाटक करो, लीला करो, क्योंकि ये समझते हुए कि ये सब माया है। माया का मतलब क्या मालूम है? इल्यूजन है। थोड़ा धोखे में जीना पड़ता है संसार में। हम जानते हैं ये नालायक है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कब काम आ जाए पता नहीं। ऐसा होता है ना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे में हॉस्पिटल चलाता था, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे मिस्टर सोमानी। तो उनके साथ कुछ हमारी वो विचारधारा बैठी नहीं, तो हमें वो हॉस्पिटल बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। तो लेकिन उनके घर जब मैं चाबी देने गया उस बिल्डिंग की, तो उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है? शर्मा जी, देखिए, आपके हमारे विचार नहीं मिलते ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके प्रति रेस्पेक्ट नहीं रखता हूँ। देखिए, विचारधारा सबकी अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, हम जीवन में हमेशा मित्र बने रहें। इसलिए आप कभी किसी से जीवन में तोड़ के मत जाइए, आप जोड़ के जाइए। ये बात मैंने उनसे सीखी। उस दिन के बाद से मैं नालायक से नालायक आदमी के साथ भी बना के रखता हूँ। क्यों? कब कौन सी छुरी, कौन सा तलवार, कौन सा कांटा कहाँ काम आ जाए, कोई जिंदगी में पता नहीं होता। तो इसीलिए बड़े बड़े जो लोग सफल होते हैं ना, मैंने उनको देखा है कि वो हर एक हथियार को यूज करना की कला सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अरे ये छुरी है, इसको फेंको उठा के। नहीं, फेंकना नहीं है, सदुपयोग करने की कला सीखो, आर्ट सीखो उसको यूज करने का। तो वो तो आर्ट सबको आना चाहिए जी। तो अब जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केसेस आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के भी, और जब लोग एक घर में सीमित हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वर्ल्ड ओवर हमने ये देख रहे हैं कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में जहाँ लोग बिल्कुल ही फंसे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो क्या है मालूम है कि आज अगर एक रियल में हस्बैंड वाइफ का अगर आप संबंध देखोगे ना, वो संबंध कैसा मालूम है? अंदर से दूरियां हैं, ऊपर से मजबूरी से संबंध निभा रहे हैं अधिकतर हस्बैंड वाइफ, अंदर से बंधन नहीं है। इसीलिए वो क्या होता है कि बीच बीच में उनकी तकरार जो है ना, वो सामने आ जाती है। देखिए, क्या होता है कि जब आज देखिए, मैं भी एक मैरिड लाइफ जी रहा हूँ और 40 साल हो गए मेरी मैरिज को। मैं किस आधार पे जी रहा हूँ मालूम है? कि ये एक अलग विचारधारा की महिलाएं जो इमोशनल होती है और इनके सोचने के तरीके अलग होते हैं, एंड आई मस्ट रेस्पेक्ट देम। आई शुड नॉट आस्क द क्वेश्चन व्हाई दे आर लाइक दैट। मान लीजिए वो अगर परचेसिंग ज्यादा कर लेती होगी, कि वो बच्चों को ज्यादा केयर करती होगी, उनके साथ पीछे लगती होगी खाने के लिए। मान लो ऐसा होता है ना, कई बार माएँ होती है और होती है। या तो आदमी का भी तो एक अपना कैरेक्टर है ना। मैं भी तो अपना एक सर्टेन ईगो मेंटेन करता हूँ, मेरा भी अपना एक नेचर होता होगा। तो होता क्या मालूम है, पति पत्नी में हमेशा वीकनेसेस और स्ट्रेंथ दोनों को एक्सेप्टेंस करके चलना चाहिए, उसको लव कहते हैं। ये सिर्फ मैं जितना सोचता हूँ मेरे हिसाब से 100% ये चले, वो लव नहीं है। वो तो एक प्रकार से शासन है, एक प्रकार से जो आप दूसरों में थोपने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, इफ यू रियली लव समवन, एक्सेप्ट देयर वीकनेसेस, एक्सेप्ट देयर स्ट्रेंथ आल्सो। मेरे पास में तलाक के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मैं वाइफ से पूछता हूँ, अगर तुम्हारे हस्बैंड के बेस्ट क्वालिटीज, अच्छे से क्वालिटीज क्या है, और तुम्हारी हस्बैंड की बैड क्वालिटीज क्या क्या है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी, 2-3 बैड क्वालिटीज निकालती है, बाकी 6-7-8 क्वालिटीज उसकी अच्छी निकालती कई बार। तो मैं उनको कहता हूँ, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो मालूम है? एक काले सफेद बोर्ड पे एक प्रोफेसर ने 2 काले डॉट लगाए और बच्चों से पूछा, बच्चों ये बोर्ड के ऊपर क्या है? सबने कहा सर काला डॉट। तो हम भी अपने जीवन को क्या करते हैं मालूम है? इतना बड़ा जो सफेद है उसको नहीं देखते, हम काली 2 डॉट को देख के जीवन जी जाते हैं। हम कहते हैं मेरा हस्बैंड अच्छा तो है, लेकिन वो रिलेट हो जाता है आपको, वो मेरी केयर नहीं करता जी। बस अब ये जिंदगी भर उसी की तरफ फोकस करके जिंदगी बिता देगा। या हस्बैंड क्या करेगा, मेरी वाइफ तो अच्छी तो है जी, वो घर को संभालती तो है, लेकिन खाने में खाना थोड़ा बेढंगा बनाती है जी, यानी तो ये चिट्ठी बहुत है जी।
अब बस, और उसके बाकी सारी क्वालिटी को ना हम कुएं में डाल देंगे, और उसकी एक जो दो तीन जो बैड क्वालिटी है ना, सारी जिंदगी वही सामने रखकर हम जीवन को जी रहे होते हैं। इसीलिए रेस्पेक्ट द वुमेन, वो अपना अपने आप में यूनिक कैरेक्टर है। रेस्पेक्ट द हस्बैंड मेल, ही इज आल्सो यूनिक कैरेक्टर है भाई, उसको स्वीकार करो। और ज्यादा ही अगर मान लो खिचपिच होती है डेली, तब तो मैं वो गाना उनको सुनाता हूँ कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना बेहतर, तकल्लुक रोग बन जाए तो उसको तोड़ना बेहतर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। देखिए बहुत ज्यादा शादी को ऐसे भी लेके नहीं चलना चाहिए कि अरे अब तो इसके साथ जीना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, नहीं। आपका जीवन है, सुंदर बनाना आपके हाथ में है। पर हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि एक अलग किस्म का आदमी मेरे साथ जुड़ा है तो मैं उसको कितने हद तक हैंडल कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा अगर हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, रोज जीवन में दुख पैदा हो रहा है ना, तो आज नहीं तो कल आपको उससे कांटे से छुटकारा पाना ही चाहिए होता है। मैं ये नहीं कि मैं किसी वाइफ एंड हस्बैंड के संबंध को यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहा हूँ, पर सवाल क्या होता है, क्यों आदमी भुगते और क्यों महिलाएं भुगते भाई, सवाल ये पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि आप उसके एक दो दुर्गुणों को देखकर जिंदगी को मत जियो, उसके दूसरे वाइट को भी देखकर जिंदगी को जियो, तब आप फिर प्रॉपर जजमेंट कर पाएंगे। और ये भी मान के चलना, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और मेल के बिना स्त्री अधूरी है। ये दोनों को मिलकर शिव शक्ति होकर एक फोर्स बनता है दुनिया में। जो आदमी स्त्री को नहीं भोगता और जो स्त्री पुरुष को नहीं भोगती ना, वो कभी संपूर्ण योग को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए जी। मेरा तो मानना यहाँ ये है, हाँ, कि जी जीवन को तो संपूर्ण योग की तरफ ले जाना है तो रेस्पेक्ट ईच अदर। जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये इस समय जब लोग घरों में सिमटे हुए हैं, तो एक उनके अंदर इमोशनल वैक्यूम भी पैदा हुआ है, एक ऐसी स्थिति भी है जो पेंट अप एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक तरह का एंजाइटी भी आ रही है। तो अब ऐसे माहौल में उसको रिलीज करने का और उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए एक्चुअल में क्या मालूम है कि आज नहीं, देखिए इस बात को आज मैं भी एज ए हस्बैंड, क्योंकि देखो मैं भी एक मैरिड लाइफ जी रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ 1 घंटा बिताऊंगा, 2 घंटा बिताऊंगा, मैं दिन भर में 24 घंटे में उसको 2-4 घंटे में उसके साथ बिता दूंगा, लेकिन हर पल मैं उसके साथ नहीं बिता सकता। और ये बात मैं मेरी वाइफ को भी समझाता हूँ कि यू डोंट हैव टू सर्च हैप्पीनेस इन मी, ऑलवेज रिमेंबर, एंड डोंट डिपेंड योर हैप्पीनेस ऑन मी। सिर्फ मेरे पे डिपेंड मत रखो कि मेरा हस्बैंड मुझसे बात करेगा, मेरे साथ रहेगा तो मैं कुछ करूंगी, नो, यू मस्ट सीक योर ओन हैप्पीनेस। हर आदमी को अपना आनंद जो है खोजने की कला सीखनी चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने लर्निंग से, अपने गिविंग से, अपने सर्विस से, वो दुनिया को कुछ देखकर जो है जिसे उसको आनंद मिलता है, वो आनंद हर एक को खोजना चाहिए, अपने टैलेंट में, अपने ऑफिस में। हर वक्त जो है ना हस्बैंड साथ में रहे, हस्बैंड मेरी वाइफ साथ में रहे, ये हमेशा दुखद हो जाता है। इसलिए स्पेस जो कहते हैं, हर एक आदमी का अपना अपना जो स्पेस होता है वो हर एक को मेंटेन करना ही चाहिए लाइफ में। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि 24 घंटे हस्बैंड सर पे बैठा हुआ है, 24 घंटे वाइफ सर पे बैठी हुई है, तो उसको उसको ना इस बात से परेशानी होती है वास्तव में। लेकिन शुक्र है कि मेरी वाइफ को कई चीजें काम करने का शौक है, तो इसलिए वो एंगेज रहकर मुझसे दूर रहती है अपना, और मैं भी अपना कई कामों में डूबा रहता हूँ, इसलिए वो टसल मसल नहीं होती हमारे बीच में। क्यों? वी रेस्पेक्ट ईच अदर स्पेस एक्चुअली, ये सबसे बड़ी बात है वास्तव में। जो जी डोमेस्टिक वायलेंस इसी कारण ज्यादा होते हैं कि वो सब सर पे बैठे रहते हैं आपस में, एंड दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम ईच अदर। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जो पढ़ाई लिखाई हम करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो लेते हैं, उससे उतनी ही जरूरी है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, उसके क्या गोल्डन रूल्स होने चाहिए, हमें खुद से क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ टॉक में हम बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। दूसरों के जो व्यवहार है उस पर हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, कैसे हम प्रेजेंट में रहें और रिएक्टिव ना हो। और जिस तरह आपने चर्चा की कि आपको खुद के साथ जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो आप किस तरह की कर रहे हैं, आप कितनी मेच्योरिटी से
सिचुएशन को डील कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव लोग भी आपके आसपास आ पाए। और बच्चों की जो परवरिश की बात की आपने कि जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है वो अंत तक याद रखते हैं, तो वो बहुत मायने रखती है। आप एक लिविंग एग्जाम्पल बनिए उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार हमारे जो दर्शक है उनके साथ साझा करने के लिए। तो अगर आपको, हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर सबके जीवन में बहुत आनंद लेकर आए। और एक शेर कहते हुए समाप्त करूंगा, क्या यहाँ खोने को है, क्या यहाँ पाने को है, जिंदगी तो बस सिर्फ मजे से जी जाने को है। तो मैं तो बस आनंद में जीता हूँ हर पल, क्योंकि आनंद मैंने चुनाव किया है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।